वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सब कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था द पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में अपन ने द रोड नॉट टेकन जो कविता है उसको लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट किया और उसकी एक्सप्लेनेशन भी अपन ने देखी। आज अपन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द पोएम। सॉल्यूशन ऑफ द पोएम, इससे अपना यहाँ मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोएम, कि कविता में किस प्रकार के प्रश्न हैं जिनका उत्तर अपन को देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन के ऊपर। क्लियर है? तो जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है पोएम का वो इस प्रकार से है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, कि ट्रेवलर यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। वेयर डज द ट्रेवलर, यात्री अपने आप को किस जगह पाता है। तो यहाँ अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो ये वर्ड है ट्रेवलर, ये ट्रेवलर किसके लिए यूज हुआ है? पोइट के लिए। किसके लिए? पोइट के लिए। क्यों? क्योंकि कविता में ट्रेवलर कौन है? जैसा कि अपन ने कविता को लाइन टू लाइन स्टडी किया तो कविता में ट्रेवलर यात्री कौन है? कविता के अंदर यात्री कवि ही है जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अपन को ये बताना है कि कवि अपने आप को किस जगह पर पाता है। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर दिया है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वो कौन सी समस्या का सामना करता है। अर्थात व्हाट प्रॉब्लम, किस प्रकार की समस्या डज ही फेस, उसके सामने आती है। तो देखिए इन क्वेश्चनों का आंसर अपन किस प्रकार देते हैं। तो देखिए आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ, कि जो राहगीर है, यात्री है, फाइंड्स हिमसेल्फ अपने आप को पाता है एट अ पॉइंट इन द वुड्स। एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर, इन द वुड्स जंगल में, वेयर टू रोड्स, जहां पर टू रोड्स दो सड़कें, डाइवर्स विभाजित होती हैं, कि राहगीर अपने आप को जंगल में उस बिंदु पर पाता है जहां पर दो सड़कें विभाजित होती हैं। द प्रॉब्लम इज दैट, अब वो कौन सी समस्या का सामना करता है, इसका आंसर दे रहे हैं अपन कि द प्रॉब्लम, वह समस्या, इज दैट, वो ये है कि ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, कि वह दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। कि उसने किस समस्या का सामना किया, उसके आगे जो समस्या आई वो ये थी कि ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, वह दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता है। एंड दस ही हैज टू चूज वन बिटवीन देम, और इस प्रकार से ही हैज टू चूज, उसे चुनना पड़ता है। हैज टू, ये यूज किया है अपन ने, हैज टू अर्थात मजबूरी हो जाती है किसी भी काम को करने की। अब उसके सामने दो रास्ते आ गए तो दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनने के लिए प्रेशर है उसके ऊपर, वह मजबूर है। तो ही हैज टू चूज वन बिटवीन देम, उन दोनों रास्तों में से उसको किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। ये समस्या उस राहगीर के सामने अर्थात पोइट के सामने आती है। वापस रिपीट करता हूं आंसर, अच्छी तरह से गौर करना। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट, राहगीर अपने आप को एक ऐसे बिंदु पर पाता है, वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, जहां पर दो सड़कें विभाजित होती हैं। क्लियर? द प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, उसके आगे जो समस्या है वो इस प्रकार से है कि वह दोनों ही सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता है। एंड दस ही हैज टू चूज वन बिटवीन देम, और इस प्रकार उसको दो में से किसी एक सड़क का चुनाव करना पड़ता है। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स टू यू। डिस्कस, विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है, अर्थात बतलाना है। व्हाट दीज फ्रेजेस, कि जो ये फ्रेजेस दी गई हैं, जो ये पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों का मीन टू यू, आपके लिए क्या मतलब है। यहां पर मीन का मतलब अपन यहां लगा सकते हैं तात्पर्य। क्या लगा सकते हैं? तात्पर्य, कि इन पंक्तियों का आपके लिए क्या तात्पर्य है, इन पंक्तियों से आप क्या समझते हो, ये अपन को बतलाना है। तो देखिए फर्स्ट पंक्ति क्या है, पहली लाइन क्या है, अ येलो वुड, कविता में आया था ना, येलो वुड
टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, कि दो सड़कें एक पीले से जंगल में विभाजित हुई। तो यहां पर वो पूछना चाहता है कि अ येलो वुड, इससे आपका मतलब क्या है। तो कविता में येलो वुड से क्या मतलब निकाला था अपन ने, वुड से अपन ने मतलब निकाला था जंगल। क्या मतलब निकाला था भैया, वुड से अपन ने जंगल अर्थात फॉरेस्ट। और येलो से क्या मतलब निकाला था, येलो से अपन ने मतलब निकाला था ऑटम सीजन। क्या निकाला था, ऑटम सीजन। क्यों, क्योंकि पतझड़ की ऋतु के अंदर क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं और पीली पड़ जाती हैं। तो अपन ने येलो से क्या मतलब निकाला, ऑटम, और वुड से मतलब निकाला जंगल। तो देखिए येलो वुड, इससे क्या मतलब है, इसका आंसर क्या दिया है अपन ने। देखिए द फ्रेज अ येलो वुड, कि जो फ्रेज है येलो वुड इंडिकेट्स, दर्शाती है, इंडिकेट्स दर्शाती है अ फॉरेस्ट, एक जंगल को, ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु के दौरान। कि अ येलो वुड जो ये फ्रेज है, ये फ्रेज क्या कर रही है, ये फ्रेज कविता में इंडिकेट अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, पतझड़ की ऋतु में जंगल किस प्रकार का होता है उसको इंडिकेट कर रही है, उसको क्या कर रही है, दर्शाने का काम कर रही है। क्या कर रही है, इंडिकेट करना मतलब दर्शाना। क्लियर है। देखिए अब सेकंड लाइन की ओर चलते हैं। ये क्लियर हुआ अपन का। सेकंड लाइन है, इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड बियर। कविता में ये लाइन भी आई थी कि इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड बियर, कि यह पूरी तरह से घास युक्त थी, एंड वॉन्टेड बियर, और वॉन्टेड बियर का मतलब अपन यहां लगा सकते हैं कुचली हुई नहीं थी, कि यह पूरी तरह से घासदार थी और कुचली हुई नहीं थी। तो इससे क्या मतलब लगाया, कविता में कवि ने इस लाइन को लिखा तो कवि किस चीज को अभिव्यक्त करना चाह रहा था। तो देखिए इस लाइन का आंसर है द फ्रेज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड बियर, कि जो पंक्ति है इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर मीन्स, उसका मतलब ये है दैट द रोड वाज फुल ऑफ ग्रेजी, कि दैट द रोड वाज फुल ऑफ ग्रेजी। अपन यहाँ इस ग्रेजी की जगह यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ग्रास। क्या लिख सकते हैं, ग्रास। कि द रोड वाज फुल ऑफ ग्रेजी, कि सड़क पूरी तरह से घास से भरी हुई है, अर्थात सड़क पर बहुत अच्छी मात्रा में घास उगी हुई थी। एज इट हैज बीन लेस ट्रेवल्ड, एज क्योंकि, यहां एज का अर्थ क्या है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से घास से भरी थी, क्योंकि इट हैज बीन लेस ट्रेवल्ड, उस पर ना के बराबर लोग चले थे। लेस ट्रेवल्ड अर्थात यात्रा के लिए उसका ना के बराबर उपयोग किया गया है। क्लियर है। इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट, और वह सड़क, इट का मतलब द रोड, कि वह सड़क वांटेड, वो ये चाहती थी, पीपल टू वॉक ऑन इट, के लोग बाग उसके ऊपर चलें, अर्थात लोग चलने के लिए, यात्रा के लिए उस सड़क का प्रयोग करें, सो दैट इट कैन बियर आउट, ताकि वह बियर आउट, कुचली जा सके। क्या हो सके, कुचली जा सके, अर्थात उसके रंग में परिवर्तन हो सके। क्लियर है। इस प्रकार ये सेकंड लाइन कंप्लीट हुई। अब थर्ड लाइन की ओर चलते हैं। द पासिंग देयर, वहां से गुजरने वाला, कि द पासिंग देयर, वहां से गुजरने वाला। इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है, इस पंक्ति से कवि अपन को किस चीज के बारे में दर्शाना चाहता है। तो जैसा कि अपन ने कविता की स्टडी की, हिंदी ट्रांसलेशन किया, तो द पासिंग देयर से मतलब जो था वो ये था कि सड़क पर से गुजरने वाले लोग, पासिंग देयर, कि सड़क पर से कितने लोग गुजरे हैं, कितने लोग नहीं गुजरे हैं। तो कवि का वहां मतलब था सड़क से गुजरने वाले व्यक्ति। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार है, द फ्रेज द पासिंग देयर, कि जो फ्रेज है पासिंग देयर रेफर्स टू वॉकिंग ऑन दैट रोड, रेफर्स चिन्हित करती है, दर्शाती है, प्रस्तुत करती है, टू वॉकिंग ऑन दैट रोड, उस सड़क पर चलने की प्रक्रिया को, कि उस सड़क पर, किस सड़क पर, जिस सड़क के बारे में कभी विचार कर रहा था, उस सड़क पर वॉकिंग जो चलने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को दर्शाने का काम करती है, संबंध बतलाती है। क्लियर। ये थर्ड भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ लाइन की ओर चलते हैं। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक्स, कि लीव्स पत्तियां, नो स्टेप उन पर कदमों के कोई निशान नहीं थे, हैड ट्रॉडन ब्लैक और ना ही उनको कुचल करके काला किया गया था, कि पत्तियों पर कदमों के निशान नहीं थे, इसलिए वे कुचलने के कारण काली नहीं हुई थीं। इसका क्या मतलब है,
तो इससे कवि का मतलब क्या था कि उस सड़क का बहुत कम उपयोग किया गया था, ना के बराबर लोगों ने उस सड़क को यात्रा के मार्ग के रूप में चुना था, जिस कारण से उसकी पत्तियां काली नहीं पड़ी और कुचली भी नहीं गई। क्लियर हुआ। देखिए इसका आंसर किस प्रकार दिया अपन ने कि लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक इंडिकेट्स, कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है इंडिकेट्स दर्शाती है दैट द फॉलन लीव्स, के जो गिरी हुई पत्तियां हैं, फॉलन लीव जो जमीन पर पड़ी हुई अर्थात पेड़ों से गिरी हुई जो पत्तियां हैं, हैड नॉट बीन क्रस्ड, उनको क्रस्ड कुचला नहीं गया है। ये वर्ड है क्रस्ड। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? कुचलना, क्रश, कि उन पत्तियों को कुचला नहीं गया है अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर्स, अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर्स, राहगीरों के पैरों के नीचे। कि इस पूरी की पूरी पंक्ति का मतलब क्या निकाला कवि ने? कवि ने ये मतलब निकाला कि सड़क के ऊपर जो पत्तियां हैं, जो गिरी हुई पत्तियां बिखरी हुई पड़ी हैं, उन पत्तियों को राहगीर के कदमों के द्वारा कुचला हुआ नहीं गया है। क्लियर है। देखिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ लाइन की ओर चलते हैं। फिफ्थ लाइन है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि हाउ किस प्रकार से वे लीड्स ऑन टू वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, कि किस प्रकार से एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। इससे कवि ने क्या इंडिकेट किया है, कवि क्या दर्शाना चाहता है इस वाली लाइन से? तो देखिए आंसर है द फ्रेज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर अग्रेसित करता है, एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। मीन्स उसका मतलब ये है दैट वन रोड लीड्स टू अनदर, कि एक सड़क दूसरी सड़क की ओर लेकर जाती है। जब हम एक सड़क पर यात्रा करते हैं तो वह सड़क हमें किसी अन्य दूसरी सड़क की ओर प्रेषित कर देती है, लेकर जाती है। सो वंस द पोएट हैज मेड अ चॉइस बिटवीन द टू रोड्स, सो इसलिए वंस द पोएट, एक बार कभी हैज मेड अ चॉइस, एक निर्णय ले लेता है, एक चुनाव कर लेता है, बिटवीन द टू रोड्स, उन दो सड़कों में से किसी एक का। कि इस प्रकार एक बार कभी दो सड़कों में से किसी एक का चुनाव चयन कर लेता है। ही वंडर्स, और ही वंडर्स, वह अचंभित होता है, वह चौंकता है, उसे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। इफ ही विल एवर बी एबल टू कम ऑन द सेम डाइवर्जेंस एंड चूजन द अदर वन। देखिए मैं वापस करता हूं। ही वंडर्स, कि वह अचंभित होता है, उसे आश्चर्य होता है। इफ ही विल एवर बी एबल टू कम, कि क्या वह कभी एबल लायक होगा, टू कम आने के, कि क्या वह कभी वापस आने के लायक होगा, सक्षम होगा, ऑन द सेम डाइवर्जेंस, सेम डाइवर्जन, बिल्कुल उसी विभाजन के बिंदु पर। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? विभाजन बिंदु। जिस प्रकार से ये सड़क कट रही थी, यहां से चालू हो गई, तो ये विभाजन का बिंदु है। फ्रॉग जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? फ्रॉग, ठीक है ना, कि वो विभाजन के बिंदु पर क्या कभी आने के लायक होगा, आने के योग्य हो पाएगा। एंड चूजन द अदर वन, और उस दूसरी को, अर्थात उसने जो रोड छोड़ दी है जिस पर वह नहीं चल रहा है, उसको चुनने में सक्षम भी हो पाएगा। ये कवि का अभिप्राय है। क्लियर हुआ यहां तक? ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट किए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस कविता का जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, कि क्या यहां पर दो सड़कों में कोई अंतर है? कि कविता में जो दो सड़कें दिखाई हैं, कि एक सड़क में से दो सड़कें निकली, तो क्या उन दोनों सड़कों पर यहां कोई अंतर है? एज द पोइट डिस्क्राइब देम, जैसा कि कवि ने उनका वर्णन किया है इन स्टेंजा 2 and 3, दूसरे और तीसरे स्टेंजा में। कि कविता की दूसरे और तीसरे स्टेंजा की जो पंक्तियां हैं, अर्थात 6 लाइन से कौन सी लाइन तक, सेकेंड और थर्ड स्टेंजा की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने जो रोड के बारे में बतलाया है, उन दोनों रोडों में क्या डिफरेंस है, कोई अंतर है या नहीं है। एक तो इसका आंसर देना है। दूसरा अपन को जो पूछा है वो पूछा है कि इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की 2 अंतिम पंक्तियों ने कवि ने सड़कों में क्या बतलाया है। कविता की जो 2 अंतिम पंक्तियां हैं, उन अंतिम पंक्तियों में कवि उन सड़कों के बारे में क्या कहता है, कोई अंतर बताता है या नहीं बताता है। ठीक है, तो इसका अपन को आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर है जो है
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अपन का यहां से कि इन स्टेंजास 2 and 3 के दूसरे और तीसरे स्टेंजा में कवि ने अंतर बतलाया है तो क्या और नहीं बतलाया है तो क्या। क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर है नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स। नहीं, यहां दो सड़कों में कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात दूसरे और तीसरे स्टेंजा में कवि ने उन दोनों सड़कों में किसी भी प्रकार के अंतर का वर्णन नहीं किया है। एज द पोएट डिस्क्राइब, जैसा कि कवि वर्णन करता है, देम उन सड़कों का इन स्टेंजा 2 and 3 दूसरे और तीसरे स्टेंजा में एज ही सेज, तो वो ये कहता है द पासिंग देयर हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ये मतलब समझना है कि द पासिंग देयर हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वहां से गुजरने वाले जो लोग हैं उन गुजरने वाले लोगों ने बॉर्न घिस करके उनको कुचल करके एक जैसा कर दिया है। अर्थात दोनों ही सड़कों पर से जो यात्री गुजरे हैं उनके गुजरने के कारण थोड़ी बहुत जो पत्तियां कुमलाई हैं, थोड़ी बहुत पत्तियां जो कुचली गई हैं, वो एक जैसी ही नजर आ रही हैं। इक्वली ले इन लीव्स ऑन स्टेप एंड ट्रॉडन ब्लैक, और फिर वो दूसरी चीज कहता है कि इक्वली समान रूप से ले, जो पत्तियां हैं एक समान रूप से बिखरी हुई हैं और उन पर कदमों के निशान भी समान है, एंड हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन पत्तियों को समान रूप में कुचल करके काला किया गया है। इस प्रकार से कवि ये कहता है कि उन दोनों सड़कों में कोई भी अंतर नहीं है, वो दोनों एक जैसी ही दिखाई देती हैं। क्लियर है। अब अपन को आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि ने क्या बतलाया है। तो देखिए अंतिम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में द पोएट इंडिकेट्स, कवि दर्शाता है, कवि ये बतलाता है अ डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स, के 2 सड़कों में एक अंतर है। कि अंतिम 2 पंक्तियों में कवि उन दोनों सड़कों में कहीं ना कहीं एक अंतर को बतलाता है। एज ही सेज, जैसे कि वो कहता है, ही टुक द अदर, उसने दूसरी सड़क का चुनाव किया, दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर ना के बराबर आवागमन हुआ। क्या वापस समझें, एज ही से, जैसा कि कभी हमको बतलाता है, ही टुक द अदर रोड, उसने दूसरी सड़क का चुनाव किया, दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर ना के बराबर यात्रा की गई थी, एंड दैट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन हिज जर्नी, और वही कारण था कि उसकी ह्यूज जर्नी, जो एक विशाल यात्रा थी, उस बड़ी सी यात्रा में ह्यूज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आई बात समझ में। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं अंतर स्पष्ट किया था लास्ट की 2 लाइनों में, कि मैंने दूसरी सड़क का, अर्थात उस सड़क का जिस पर ना के बराबर लोग चले थे, उसका चुनाव किया, उसको मैंने चुन लिया, और वही चुनाव जो था, उस सड़क पर चलने का जो निर्णय था, उस निर्णय ने ही मेरी जिंदगी को बदल दिया। क्लियर है। तो ये 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, आपके अनुसार कविता की अंतिम 2 पंक्तियों का क्या मतलब है, कि आप कविता की अंतिम 2 पंक्तियों से क्या समझते हो। लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। लुकिंग बैक, पीछे देखने पर, कि जब कवि ने दूसरी सड़क का चुनाव करके यात्रा प्रारंभ कर दी और किसी एक जगह जाकर पीछे झांक करके देखा, तो पीछे झांकने पर, पीछे देखने पर, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। क्या होता है? पछताना। क्या कभी अपने चुनाव पर पछताता है, और एक्सेप्ट इट, या फिर उसको स्वीकार कर लेता है। आपके अनुसार क्या है? तो देखिए आंसर है इसका द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम 2 पंक्तियां टॉक अबाउट टेकिंग अ डिसीजन। टॉक अबाउट, टॉक बातचीत करती हैं, अर्थात बतलाती हैं। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां टेकिंग अ डिसीजन, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया को, एक निर्णय लेने की स्थिति के बारे में बात करती हैं, बतलाने का काम करती हैं। एंड एक्सेप्टिंग इट्स कॉन्सिक्वेंस, और कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट। और कहीं ना कहीं उस चुनाव का जो परिणाम होता है,
क्या उस चुनाव का जो परिणाम है गुड और बैड, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसको स्वीकारने के बारे में भी बतलाती हैं। वापस समझें कि द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम दो पंक्तियां टॉक अबाउट टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने की बात के ऊपर विचार कर रही हैं, निर्णय लेने की बात को दर्शाने का काम कर रही हैं, और साथ ही साथ एक्सेप्टिंग इट्स कॉन्सिक्वेंस गुड और बैड, उस निर्णय लेने की बात के परिणाम अच्छे हों या बुरे हों उसको स्वीकारने की बात कर रही हैं। द पोएट चूज द रोड, कभी चूज द रोड उस सड़क का चुनाव करता है दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर ना के बराबर यात्रा की गई थी। लेस ट्रेवल्ड बाई, कवि ने उस सड़क का चुनाव किया जिस पर से ना के बराबर राहगीर गुजरे थे। विच इंडिकेट्स, और यही चीज, कौन सी चीज के कवि ने उस सड़क का चुनाव किया जो कम उपयोग में आई थी, वही चीज इंडिकेट दर्शाती है ही टुक अ डिसीजन, कि उसने एक निर्णय लिया दैट पीपल वुड नॉट टेक जर्नली, जैसा कि लोग बाग सामान्य रूप में नहीं लेते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, सामान्य रूप में लोग बाग उस सड़क का चुनाव करते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा की गई होती है, लेकिन कवि ने उसके विपरीत काम किया, उस सड़क का चुनाव किया जिस पर न के बराबर लोग गुजरे थे। क्लियर है? इस प्रकार ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ अपना। क्लियर है? देखिए अब मेजर क्वेश्चन है, और मेजर क्वेश्चन में अपने पास दो क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला है हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफरेंस, डिफिकल्ट चॉइस, कि क्या कभी आपको डिफिकल्ट चॉइस, कोई एक कठिन चुनाव करने का मौका मिला? क्या आपने अपनी अब तक की जिंदगी में कोई एक बहुत ही कठिन चुनाव किया? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, या फिर आप ये सोचते हो कि आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा? हाउ विल यू मेक द चॉइस, अगर आपको ऐसा मौका मिलेगा तो आप उस चुनाव को कैसे करोगे? फॉर व्हाट रीजंस, किन कारणों से करोगे? मतलब कि क्या आपने अभी तक ऐसे विकल्प आपकी जिंदगी में आए हैं जहां दो में से किसी एक विकल्प को चुना है, तो उस जगह आप वो चुनाव कैसे करोगे? कारण बताओ। या फिर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि जहां आपको दो में से कोई एक विकल्प चुनना है, तो आप किसको चुनोगे? उसका कारण बताओ। तो देखिए आंसर है वी ऑल मेक चॉइसेस ऑन डेली बेसिस, हम सभी डेली बेसिस, जो एक सामान्य जिंदगी होती है, जो एक आम जिंदगी होती है, उसमें चुनाव वाली प्रक्रिया का, चुनाव वाली स्थिति का सामना करते ही हैं। कि वी ऑल मेक चॉइसेस ऑन अ डेली बेसिस, कि हम सामान्य जिंदगी में चुनाव करते ही हैं। बट आई डिड नॉट हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, लेकिन आई डिड नॉट हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, मुझे अभी कठिनतम चुनाव करने का मौका नहीं मिला, मुझे अभी कठिनतम परिस्थितियों में चुनाव का मौका नहीं मिला है। टिल दैट, मृत्यु तक। आई विल हैव टू फेस चैलेंजेस इन द ईयर्स टू कम एज आई ग्रो अप। फिर वो कहता है आई विल हैव टू फेस चैलेंजेस, मुझे चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। इन द ईयर्स टू कम, इन द ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, एज आई ग्रो अप, जैसे मैं बड़ा होऊंगा, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आने वाला जो समय होगा, उस आने वाले समय में मुझे क्या है, चुनाव का सामना करना ही पड़ेगा। देन तब आई विल हैव टू मेक डिफिकल्ट चॉइस, मैं कठिन से कठिन तब चुनाव भी करूंगा। आई विल हैव टू चूज माई प्रोफेशन, मैं अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय को चुनूंगा, अपनी आजीविका के साधनों का चुनाव करूंगा। माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट ETC, अपने एरिया का, अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर चुनाव करूंगा, अर्थात मेरी जिंदगी कैसे होगी इसका चुनाव मैं खुद करूंगा। आई थिंक व्हेन सच अ सिचुएशन विल कम, फिर वो कह रहा है कि आप इस चुनाव को करोगे तो कारण बताओ क्या होगा, कैसे करोगे? तो देखिए आंसर दिया आई थिंक वी व्हेन सच अ सिचुएशन विल कम, मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं कि जब ऐसी स्थिति आएगी, आई विल नॉट जस्ट फॉलो द हर्ड, मैं हर्ड का मतलब होता है ग्रुप, झुंड, लोगों का जो झुंड है, मैं उस झुंड का अनुसरण नहीं करूंगा, मैं लोगों के समुदाय का अनुसरण नहीं करूंगा कि ज़्यादातर लोग जिस काम को कर रहे हैं मैं उस काम को ही करता चलूं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। आई विल थिंक इट थ्रू, मैं उस पूरे को अच्छी तरह से देखूंगा कि जो प्रक्रिया होगी, जो मुद्दा होगा,
जिसमें से मुझे दो में से एक का चुनाव करना है, मैं उसके ऊपर अच्छी तरह से पूर्ण रूपेण विचार करूंगा एंड जस्ट लाइक द पोएट, बिल्कुल कवि की तरह विचार करूंगा, जैसे कवि ने काफी लंबे समय खड़े होकर के दोनों सड़कों को निहारा और फिर एक को चूज किया। इफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता हुई, आई विल टेक अप द अनएक्सप्लोर्ड पाथ, तो यदि जरूरत पड़ी तो मैं अनएक्सप्लोर्ड पाथ, मैं एक अनएक्सप्लोर्ड रास्ते का चुनाव भी कर लूंगा। क्लियर है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लास्ट एक क्वेश्चन और है अपने पास, देखिए, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, जब आप एक चुनाव कर लेते हो, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट, तो क्या आप हमेशा ये सोचते हो व्हाट माइट हैव बीन, क्या हुआ होता, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या फिर आप वास्तविकताओं को स्वीकार लेते हो। कि जब आप किसी चीज का चुनाव कर लेते हो तो क्या आपके मन में ये विचार होता है कि यदि ऐसा नहीं करता तो ऐसा हुआ होता, या फिर उसका जो परिणाम आता है उसकी वास्तविकताओं को आप स्वीकार कर लेते हो, क्या करते हो? तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आंसर है देयर इज नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग ऑन थिंकिंग अबाउट, कि देयर इज नो पॉइंट, यहां कोई बिंदु नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इन रिग्रेटिंग, पछतावे के लिए, कि पछतावा करने के लिए यहां कोई भी बिंदु नहीं है, अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, के क्या हुआ होता, इस विषय पर, कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, इस विषय पर पछतावे के लिए यहां कोई भी बिंदु अर्थात कोई भी समय नहीं है। सच थॉट्स, इस प्रकार के विचार, विल ऑलवेज कीप अस इन द होल्ड ऑफ पास्ट, इस प्रकार के जो विचार है वह क्या करते हैं, वह हमेशा हमको अतीत से जोड़े रखते हैं, हमेशा अपने अतीत को साथ में लेकर चलते हैं। एंड नेवर लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ द चॉइस वी मेड, और हमें वो विचार जो होते हैं उस चुनाव के बेनिफिट्स, जो लाभ हैं, उस चुनाव की जो उपयोगिता है, उस चुनाव की जो सार्थकता है, उन सार्थकताओं को कभी देखने नहीं देते। एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना, द रियलिटी इज द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी सिचुएशन, कि परिस्थितियों की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियों का जो परिणाम है, उन परिणामों को एक्सेप्टिंग, स्वीकार कर लेना ही रियलिटी, वास्तविकता में इज द बेस्ट वे, एक बहुत सही तरीका है टू ओवरकम एनी सिचुएशन, किसी भी विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। क्लियर है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज अपन ने पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखा। अगले वीडियो में अपन अगले लेसन को स्टडी करेंगे, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके राइटर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, और मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो।